वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे जो रीट भर्ती से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी भाषा के। ये जो पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, ये सीटेट का पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। उसकी जो भाषा है हिंदी द्वितीय भाषा है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये रीट सीटेट का पेपर है और सीटेट और रीट का लगभग सिलेबस एक जैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो एक कॉपी पेन जल्दी से लेकर साथ में बैठ जाइए और कितने सही होते हैं वो नोट करते रहना, ताकि आपका आंकलन हो सके अच्छे तरीके से। इससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा जी, आपका समय नहीं बर्बाद होगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी हम बात करते हैं। पहले ये पैरा दे रखा है 121 से लेके 150 तक है। 90 से लेके हमने 120 तक थे वो भाषा प्रथम के, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम बात करेंगे, अब इसको हल करेंगे जो 121 से लेके 150 तक का हिंदी भाषा द्वितीय। तो यहाँ पर एक पैरा दे रखा है जिसमें बताया गया है कि एक बाज का और एक सांप का जिक्र है, दोनों के बारे में चर्चा है। तो वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। घायलबाज फिर उड़ना चाहता था, उसके किसी तरह साहस बटोर कर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। यहाँ बाज की बात हो रही है। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। और सांप सांप कहने लगा। अब ये वार्तालाप हो रही है दोनों की जी। तो यहाँ खोखल घोंसले से बात की गई है। तो अब यहाँ सांप उड़ना चाहता था और वो क्या है, ऊंचाई से उसने छलांग लगाई। उसने सोचा मैं भी उड़ जाऊंगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाया और नीचे गिर जाता है। चलिए आगे क्या कहता है। आगे वो कहता है कि बोलने लगा कि सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैं जान लिया है कि आकाश कुछ नहीं है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है और कोई सहारा नहीं है, फिर भी वे पक्षी किस बूते पर इतनी डिंगे हाँकते हैं। ये बात कौन कर रहा है? सर्प कर रहा है, यानी सांप कर रहा है। तो किसके लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। और अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैं आकाश देख लिया है, खूब देख लिया है। बाज को बड़ी बड़ी बातें मनाता था, यानी अब बाज के बारे में बात कर रहा है। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसकी बातों में आकर आकाश से कूदा और ईश्वर का भला हो मरते मरते बच गया मैं। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से भी बड़ा सुख और कहीं नहीं है, यानी घोंसले से बड़ा कुछ नहीं है। और धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश से स्वच्छंदता से क्या लेना, मतलब स्वच्छता से क्या लेना। न तो वहाँ धरती है, न दीवारें हैं, न रेंकने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लग गया और दिल कांप कांप जाता है। और अपने प्राणों को भी खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। ये बात कौन कर रहा है? ये सर्प बात कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, इस आगे पैरे में क्या लिखा हुआ है। आगे पैरे में लिखा हुआ है कि सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। किंतु कुछ ही देर बाद, अब देखो यहाँ भी एक अलग घटना होगी। कुछ ही देर बाद सांप को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, और लेकिन कुछ देर बाद गीत की आवाज़ और गहराई से आने लग गई, मतलब और साफ सुनाई देने लग गई थी। और वह अपनी गुफा से बाहर निकला और चट्टान से नीचे देखने लगा। यहाँ एक कोई पहाड़ी से वो नीचे देख रहा है कि नीचे क्या घटना घटित हो रही है। तो देखने लगा और सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला रंग झलमिला उठा और लोग मिलकर गा रहे थे। अब यहाँ लोग है ना, गीत गा रहे हैं जी। क्या गीत गा रहे हैं देख लेते हैं जी। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो ये गीत गा रहे हैं, इस तरीके का है जी कोई गीत। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो गए हो। जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व के और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। तो अब ये बात सुन कौन रहा है? ये सांप सुन रहा है। और लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जी प्रश्न हल करते हैं जी। अब क्या है,
तो प्रश्न नंबर 121, इसमें बताया गया कीमती रक्त से दोनों शब्द क्रमशः कौन से है। तो इसमें से बताना है क्या संज्ञा सर्वनाम है, उद्देश्य विधेय है, विशेष्य विशेषण है, विशेषण विशेष्य है जी। तो इनमें से कौन सा है ये उत्तर बताइए जी। तो इसका उत्तर आएगा 4 नंबर जी, क्योंकि कीमती, कीमती क्या है, विशेषण है, किसी के बारे में विशेषण बता रहा है, और विशेष्य क्या है, रक्त उसका विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य है जी। किसी के अंदर कोई भी आपको मतलब समस्या हो प्रश्न में तो आप कमेंट कर देना, उससे आपको उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मैं इसकी आंसर CTET की आंसर की के अनुसार ही आपके आंसर लगा रहा हूँ जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। ओ निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। अब ये वहाँ पूछा ओ निडरबाज कारक कौन सा है जी। तो संबंध कारक है, संबोधन कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है। तो इसमें से बताना है कौन सा है जी। सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ संबोधन किया जा रहा है जी, क्योंकि ओ निडरबाज यानी वो संबोधन करके कह रहा है जी, संबोधन है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, नहीं है उपयुक्त। तो इसमें कौन सा है, ता उपसर्ग, एक वचन, संज्ञा, भाववाचक, क्या है जी बताइए जी। तो 123 का है जी ता उपसर्ग है जी, जो उपयुक्त नहीं है जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 124। तो यहाँ बात हो रही है घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसने अपनी निडरता का परिणाम देना था, उड़ना उसकी व्यवस्था थी, उसने इससे वह शीघ्र ही अच्छा हो सकता था। तो इसमें से क्या है जी बताइए जी। चारों में से आपने वो पूरी स्टोरी आपको बता दी है। तो यहाँ पर एक नंबर आंसर आएगा कि उससे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता मतलब स्वच्छता पर पसंद थी, स्वच्छंदता प्रिय थी। तो तभी तो वो सांप कहता है ना कि मैंने क्या लेना इसकी स्वच्छंदता से। तो यहाँ एक नंबर आएगा उत्तर। आगे हम बात कर रहे हैं। भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का आशय था, मतलब आनंद आ गया अब बैठा रहूँगा, या समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, या देख लिया अब नहीं देखूंगा, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। मतलब क्या है इसका उत्तर। तो भर पाया मैं तो इसका मतलब है जी मेरा मन भर गया है अब नहीं उड़ूंगा, क्योंकि वो गिर गया था ना, मरते मरते मसा बचा। तो इसका 4 नंबर आएगा 125 का जी। आगे हम बात करें 126 नंबर देखिए जी। तो इसमें जी आकाश के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए और कथन को चुनिए जिसे सांप असत्य मानता है। वहाँ ढेर सारी रोशनी है, वहाँ रोशनी आधार नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। तो इन तीनों में से कौन सा है। 2 3, केवल 3, केवल 1, केवल 1 और 2, क्या है जी। तो इसका उत्तर आएगा जी 126 का आएगा 2 नंबर उत्तर, केवल 3 है जी। केवल जो इसका उत्तर आएगा 126 का 3 नंबर। जो 3 नंबर कौन, वहाँ सुख ही सुख है। ये इस बात को सांप असत्य मानता है। उसने कहा था ना मरा दिया था कहीं नीचे गिर जाते जी। तो चलिए जी 127 नंबर का सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था कोमा रेगिस्तान, क्योंकि आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी थी। प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया था। उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, वह बहुत ही घायल हो गया था। तो इस चारों में से क्या है जी उत्तर। तो इसमें देखिए जी उसने आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा दी थी। तो उसने क्या पड़ा था उड़ने के लिए, कैसी जान की बाजी लगा दी तो है भागा था जी। आगे चलिए हम बात करते हैं। सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लोग बाज की वीरता की गीत गा रहे थे, लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। घायल बाज उड़ने लगा था, सूरज की किरणों से समुद्र जल झिलमिला उठा। तो चारों में से कौन सा है जी। 128 का। सोचने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके एक नंबर लगा दो। लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। यहाँ कुछ विद्यार्थी 4 नंबर करेंगे, लेकिन 4 नंबर तो सिर्फ वहाँ दृश्य का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात थी वो थी लोग गीत गा रहे थे ना उसके बारे में कि वाह क्या काम किया उन्होंने। तो आगे हम करते हैं।
जो 129 नंबर से लेके 135 तक फिर वही प्रश्न है जी, जिसके अंदर एक पैरा दे रखा है जिसके अपने जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं जी। जिंदगी में धूप छांव का सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं है कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए समय को तैयार नहीं रखेंगे उसके जीवन में अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और उन्हें संघर्षों के उपरांत भी मिलने वाला आनंद से वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों से संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाला की राह में कम बाधाएं नहीं आती। तो यहाँ कुछ बाधा एक किसी जटिल व्यक्ति के बारे में बात की गई है, पथ पर अग्रसर होने वाले की बात की गई है। आगे इसमें कहा गया है कि हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी, किंतु स्मरण रही कठिनाइयाँ और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं बल्कि हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं को सकारात्मक पक्ष यह भी है कि कठिनाइयों से निपटने के लिए उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों में जूझने के लिए सक्रिय स्थिति में आती हैं। तो सुधी जन को यह पता होता है कि अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रॉजर्स ने कहा है कि कठिनाइयों से उबरने का मार्ग इसी के बीच में मिल जाता है और समस्याओं से नहीं जूझोगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएगा और व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। तो यहाँ बात की गई है किसी को एक तरीके से पुनर्बलन दिया जा रहा है जी, वो परिस्थितियों से किस तरीके से निपटना है उसके बारे में बात हो रही है जी। चलिए जी आगे हम पढ़ रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए भी कष्ट महसूस करे जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे। अगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है तो आंतरिक मूलभूत भाव से भी एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भिन्नता नहीं होगी। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है उसके मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित करती है जी, और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्तियों की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार साबित हो सकती है। किंतु बिंदु पर यह बात समझनी है कि दूसरों के प्रति अपनी पवित्र और शुभ भावना से द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों से परिवर्तित कर सकते हैं जी। तो थोड़ा सा पैरा बड़ा है लेकिन काम का है जी, बहुत अच्छा दिया हुआ है जी। चलिए जी हम देख लेते हैं। तो लेखक का कथन कि आरंभिक स्तर पर यहाँ बात हो रही है, लेखक के कथन आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव क्या है। एक दूसरे से में कोई भिन्नता नहीं होती है। दूसरा है जी हमें कौशलों की जानकारी का उपयोग करना चाहिए। सब लोग एक साथ सोचते हैं, मनुष्य के विषयों की ओर भागता है। तो इन चारों में से कौन सा है। मैं एक बार ये दोबारा कर देता हूँ पीछे, आप देख लो इसको अच्छी तरीके से और वीडियो को रोक के भी आप इसको पढ़ सकते हो ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कर सको। तो इसमें से देख लीजिए जी क्या प्रश्न पूछा है जी। तो ये जो 129 नंबर है, तो यहाँ पर जो लेखक ने कथन से आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से पूछा है। तो एक भीतरी भाव इसका क्या है, इसने क्या है कि जो एक दूसरे से भिन्न है ना, एक दूसरे से कोई भिन्नता नहीं होती है जी, इसका आंतरिक भाव है जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन सा है जी। तो बताना है जी। कार्यशील, सकर्मक, क्रियाहीन, सक्रिय, इन चारों में से बताना है कौन सा है जी। तो ये तो बहुत आसान है, देखने की जरूरत नहीं है। निष्क्रिय का सक्रिय ही होगा जी। विपरार्थक शब्द विलोम शब्द ही बताया जी। चलिए जी आगे हम जी। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तित करना संभव है। उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा उसे सुझाव देकर उसे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है। तो इसमें से बताइए मानसिक तरंगों को किस तरीके से प्रवर्तित कर सकेंगे। 131 नंबर का जी।
131 का। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा अपना 2 नंबर। अपनी शुभ और पवित्र भावना से हम किसी को भी उसकी मानसिक जो तरंग हैं उनको परिवर्तित करने में संभव है जी, किसी को सकारात्मक ऊर्जा देकर जी। चलिए जी आगे हम पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 132 के बारे में देखते हैं। 132 क्या कहता है जी। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। सुखों के साथ दुख भी आते हैं और दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। बताइए जी इनमें चारों में से कौन सा 132 नंबर के। तो 132 का है जी ज़्यादा से 3 नंबर है जी। सुखों के साथ दुख भी आते हैं, जो लोगों को धूप छांव की बात करते हैं जी। अगला प्रश्न है जी, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है जी। तो बताइए जी, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं उनका, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं, या जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते हैं। तो इसका उत्तर तो आ ही गया होगा दिमाग में, आपको पता ही लग गया होगा कि 4 नंबर है इसका उत्तर जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं 134वें का। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने के माध्यम बनाना, हमें तोड़ना गिराना, हमें मार्ग में रुकावटें पैदा करना। तो क्या है जी इसका, एक बार देख लीजिए जी। यहाँ पे यहाँ से वीडियो पॉज कर लीजिए। ये जी लो जी 134 नंबर का बताइए जी क्या है। 134 नंबर का जो उत्तर है वो है 4 नंबर जी, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं 135 नंबर की। 135 लेखक के अनुसार यह असंभव है। क्या असंभव है बताइए जी। संघर्षों के बाद में हम आनंदों से वंचित रह जाएंगे, फूलों के साथ में कांटे न मिले, किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख रहे, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी। 135 नंबर का देखिए जी क्या है उत्तर। तो इसका आएगा उत्तर नंबर 135 का 4 नंबर जी। बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएंगे जी, ये असंभव बात है जी। तो ये है जी, एक थोड़ा सा गलती हो गई जी। लेखक का मानना है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन क्या है जी। इसमें बताया मार्ग में रुकावटें पैदा करना, नहीं जी, थोड़ा सा माफ़ी होगी, गलती होगी, माफ़ी चाहते हैं। इसका आएगा हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना, यानी हमें मजबूत करना। वो थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला गया था। हमें मजबूत करना, यही इसका प्रयोजन है कि हम परिस्थितियों को किस अनुसार लेते हैं जी। तो 134 में का 2 नंबर आएगा जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं 136 नंबर, जो कि इन्होंने बताया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों से संबंधित उचित विकल्प चुनिए जी। तो यहाँ पर है जी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और स्वदेशीयपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है। कहानी, कविता और पंक्ति देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध प्रवेश का प्रयोग करना, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। तो चारों में से कौन सा सही है 136 का। तो इसका उत्तर आएगा 3 नंबर जी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश का उपयोग करना। चलिए जी एक प्रश्न नंबर 137, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें से स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए विवरणों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न है। बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। क्या जी इस चारों में से उत्तर बताइए जी। 137 में का है जी। 137वें का जहाँ ये बात कही जा रहा है कि विज्ञापनों को इकट्ठा करना मतलब बाहर की दुनिया से जोड़ना है जी, बच्चों को कक्षा की बाहर की दुनिया से जोड़ना। 3 नंबर आएगा इसका उत्तर जी। चलिए जी हम आगे बात करते हैं 138 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है जी। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित करना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करना, या विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो इन चारों में से कौन सा आएगा 138 नंबर का।
तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित करवाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 4 नंबर जी, 138 का 4 नंबर। आगे जी 139 नंबर, हिंदी भाषा के आंकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होंगे। कौन से बेहतर होंगे जी? जिनके उत्तर जटिल एवं दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो चारों में से बताइए कौन सा है जी? जो हिंदी भाषा के आंकलन करने में संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। 139 का आपको पता ही लग गया होगा, 3 नंबर है जी। कल्पना और सृजनशीलता की बात हो रही है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा सही वही है। चलिए जी 140 नंबर देखिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान रेगिस्तान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जी। तो ये इसमें बताने क्या इसमें है जी? अनुतान, लिखने, उच्चारण, अवबोधन। तो चारों में से कौन सा आएगा जी? 140 का, तो 140 का 1 नंबर आएगा जी, अनुतान। यानी यहाँ पर बता रहा है अंश के बारे में, विशिष्ट संदर्भ अनुतान के बारे में है जी। आगे हम बात करते हैं 141, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है जी? लेखक खान पान के बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानी को बनने की प्रक्रिया बताइए। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के बदलाव को कौन से फायदे हैं जी? तो चारों में से बताना है 141 का। तो 141 का 2 नंबर आएगा जी, घर के बातचीत करके घर में बनने वाली पकवानों की बनने की प्रक्रिया बताइए। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता के बारे में बात हो रही है। प्रश्न नंबर 142, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य। 100 जो हमारा 42 नंबर है, इसमें जी भाषा का परिवेश होगा, 1 नंबर होगा जी। 143 देखिए जी, दीप्ति ने 8वीं कक्षा में बच्चों को सम्मान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या है जी? कारण बताना है। बच्चों को मनोरंजन करने का निर्वहन करना, बच्चों के बोध स्तर पर आंकलन करना, बच्चों के समान भाव का अर्थ समझना, बच्चों के श्रवण प्रक्रिया का आंकलन करना। तो बताइए जी इनमें क्या है 143 का? 143 का आएगा आपका उत्तर नंबर 2, बच्चों के बोध स्तर का आंकलन करना। चलिए जी 144 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के रेगिस्तान का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। व्यवसाय को, भाषा को, असीमता, व्यक्तित्व को। 144, तो यहाँ व्यक्तित्व को सबसे बड़ा मानते हैं जी। 144 का 4 नंबर। 145 देखिए जी, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आया? सिलसिला, सीरत, सीमत, सिरजती। क्या आया जी 145 का? बताइए जी। सीमत पहले आया था, 3 नंबर जी। कक्षा 6 के कविता शिक्षण के दौरान रेगिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद, भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग, भिन्न भिन्न भाव भूमि। बताइए जी चारों में से 146 का क्या आएगा? यहाँ पर छंद का भी कोई लेना देना नहीं है, समास का कोई लेना देना नहीं, शब्दों का प्रयोग का भी नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न भाव भूमि यानी किस तरीके के भाव है कविता के दौरान, उनका आना जरूरी है जी। चलिए जी 147 नंबर, भाषा सभ्य में एक रेगिस्तान व्यवस्था है, नियमबद्ध है, तार्किक है, सरल है, जटिल है। 147 देखिए, भाषा हमेशा होती है नियमबद्ध। नाटक और एकांकी पढ़ने बढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है?
मौन पठन, संवाद अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व जी। तो बताइए कौन सा है जी। इसका तो सभी को पता ही होगा कि संवाद अदायगी, यानी कक्षा के अंदर अलग अलग पात्र दे दिए जाते हैं कि आप इसका रोल करो, आप इसका रोल करो, पात्र बांट दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाती है चीज़, तो बच्चों को उसका फायदा मिलता है जी। अंतिम 2 प्रश्न जी। कक्षा पाठ के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगी? रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी, परी कथा, राजा रानी। कक्षा 8 के लिए तो बताइए जी क्या होगा। 8वीं कक्षा का बच्चा है, 8 साल वो और 6 साल वो, यानी 14 साल का बच्चा है। पशु पक्षी की बात तो नहीं सुनेगा, परी कथा भी नहीं, राजा रानी, रहस्य रोमांच की कथा होगी तो वो जरूर सुने। 1 नंबर है जी इसका उत्तर। अंतिम 150वां नंबर। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आंकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है? बातचीत, श्रुति लेखन, प्रश्न निर्माण, अवलोकन। जो कम प्रभावी है श्रुति लेखन। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 नंबर जी, श्रुति लेखन। ये थे कुल 30 प्रश्न भाषा द्वितीय हिंदी सीटेट का पेपर। 31 जनवरी 2021 का पेपर था। इसके 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आपने कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताना है। और इसके बाद पंजाबी भाषा की या अन्य किसी भाषा की रीड से संबंधित आएंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इसके साथ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आपको ये समय समय पर भर्ती संबंधी न्यूज़ और जो PDF है वो भी मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे जी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।